Assalamu alaikum students, welcome again back to my channel Learning Ventures. I hope that you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स बता सकते हैं, कोई भी पीडीएफ चाहिए होगा वो मिल जाएगा वहाँ पे। और इस चैप्टर का पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसको तकरीबन इसके बाद और 2 लेक्चर्स लगेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक, तो मैं तो शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो जाए। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है दैट सोशल नॉर्म्स, मॉरल्स एंड वैल्यूज़। और उसके बाद हम पढ़ेंगे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। उसके हम देखेंगे कॉजेज़ भी देखेंगे, कॉजेज़ ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और हम देखेंगे control of social disorganization and planning for the control of social disorganization। ये हमें पढ़ना है आज के इस लेक्चर में। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ेंगे हम सोशल नॉर्म्स, उसके बाद मॉरल्स और वैल्यूज़। पहले हम देखेंगे सोशल नॉर्म्स क्या होते हैं। ठीक, सोशल नॉर्म्स, नॉर्म्स और सोशल नॉर्म्स और एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स और वेज ऑफ बीइंग और डूइंग थिंग्स। क्या होते हैं एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स और वेज ऑफ बीइंग और डूइंग थिंग्स? मतलब नॉर्म्स हम बोलते हैं ना, आपके जो रिलीजन है उनमें उसमें क्या नॉर्म्स है। नॉर्म्स मतलब हम बोलते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, उनको हम नॉर्म्स कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस या एक्सपेक्टेशन जो भी होते हैं एक रिलीजन में, एक सोसाइटी में। तो उसके अकॉर्डिंग जो इंसान है वो अपना काम करता है। ठीक है, और अपना जो बिहेवियर है वो अपना बिहेवियर को कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, these are the rules, regulations, and expectations that specify how people should behave in various social situations. Norms होते हैं ये, these are the rules या regulations हम बोलेंगे, and expectations। ठीक है, जिसकी इनकी वजह से, इन norms की वजह से एक जो इंडिविजुअल होता है या जो लोग होते हैं वो behave करते हैं। ठीक है, क्या behave करते हैं मतलब अगर कोई सिचुएशन उनके सामने कोई भी सिचुएशन आएगी, वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, वो इस सिचुएशन के साथ कैसे बिहेव करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, कैसे करेंगे तो उनको हम कहेंगे नॉर्म्स। ठीक These are unwritten rules of behavior। ठीक है, these are the unwritten rules of behavior। Norms are those standards which regulates the behavior of people in society। देखो जो नॉर्म्स होते हैं, हम बोलते हैं ना कि आपके रिलीजन में क्या मतलब रूल्स या रेगुलेशंस है, क्या नॉर्म्स है। ठीक, तो ये जो नॉर्म्स होते हैं ये वो स्टैंडर्ड्स है जिनकी वजह से एक इंडिविजुअल का या जो लोग होते हैं उनका जो बिहेवियर वो क्या होता है, रेगुलेट होता है किसमें, एक सोसाइटी में। ठीक, these are the guidelines which directs our behavior in particular situation। मतलब ये वो गाइडलाइंस है जो हमें डायरेक्ट करते हैं या हमारा गोल होगा, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, उसको हम अचीव करने के लिए ये हमें उसकी तरफ क्या कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है। कौन? ये नॉर्म्स, ये गाइडलाइंस ऐसे होते हैं जो हमारे हमारे सिचुएशन के मतलब अकॉर्डिंग डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारे हमें जो पर्टिकुलर सिचुएशन सामने आएगी, ठीक है, उसको हैंडल करने के लिए जो हमारा बिहेवियर है, ठीक है, उसको कैसे हम हैंडल करेंगे उस सिचुएशन को, हमें उस मतलब वैसा है बिहेवियर अपनाना है। ठीक है, और हमें किन गाइडलाइंस को फॉलो करने हैं, इन नॉर्म्स को। ठीक, नॉर्म्स हेल्प टू क्रिएट ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। नॉर्म्स की वजह से एक ऑर्डर क्रिएट होता है और एक स्टेबिलिटी, एक स्टेबल सोसाइटी बन जाती है। ठीक है, और स्टेबिलिटी पाई जाती है किसमें, एक सोसाइटी में। अगर हम नॉर्म्स फॉलो करेंगे तो सोसाइटी भी स्टेबल रहेगी और इसका ऑर्डर भी क्रिएट हो जाए, मतलब अच्छा खासा रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशंस ऑफ नॉर्म्स। देखो यहाँ पे मैं एक और पॉइंट बोलूँगा। देखो जो आपके सिलेबस में है वहाँ पे लिखा है खाली नॉर्म्स, वैल्यूज़ और ये मॉरल्स। ठीक है, वहाँ पे ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल ये है ना मॉरल्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज़ ना ये है। ठीक है, तो ये नहीं करना आप, या टाइप्स आप पढ़ोगे वो भी नहीं पढ़ना, खाली आप मीनिंग और डेफिनेशन। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है इतना ही आपको पढ़ना है। अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू हम देखेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ठीक है, नॉर्म्स मीन इज द बिहेवियर विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन इंडिविजुअल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और बिहेवियर विच इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, मतलब ये हमने ऊपर भी देखा, नॉर्म्स ऐसे मतलब स्टैंडर्ड्स है मतलब इंडिविजुअल के बिहेवियर में, जो एक इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है हम उसका बिहेवियर कैसे एक्सपेक्ट करेंगे, इसका बिहेवियर वैसा है, इसका बिहेवियर ऐसा है, ठीक है गलत है। जब वो अपने जो नॉर्म्स है, ठीक है, उनको फॉलो करेगा, जब वो अपने नॉर्म्स को फॉलो करेगा एक सोसाइटी में, एक रिलीजन में, तो उसका बिहेवियर अच्छा होगा। जब फॉलो नहीं
करेगा उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, ठीक है। या किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कैसे अपना जो बिहेवियर वहाँ पे हम मतलब उसका बिहेवियर एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे, अगर कोई भी सिचुएशन उसके सामने आएगी। एंड अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, ये डेफिनेशन किसने दी थी, हॉरल एम्बोस ने। इसने क्या बोला, ए नॉर्म इज अ स्पेसिफिक गाइड टू एक्शन एक्सेप्टेबल एंड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इन पर्टिकुलर सिचुएशन। ये भी यही मतलब सेम डेफिनेशन है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है ना, ये आपको समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे मॉरल्स। मॉरल्स क्या होते हैं, मॉरल्स आर द बिलीफ्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप एज टू व्हाट इज राइट और रॉन्ग। देखो मॉरल्स एक बिलीफ होते हैं, ये दीज आर द बिलीफ्स। एक इंडिविजुअल जो होता है वो इसमें ये सीख लेता है कि क्या गलत है क्या सही है, ठीक है, किन में, मॉरल्स में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पीपल जनरली अप्लाई मॉरल वैल्यूज टू जस्टिफाई डिसीजंस, इंटेंशंस एंड एक्शंस एंड इट आल्सो डिफाइन द पर्सनल कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन। जो मॉरल्स होते हैं इनको लोग अप्लाई करते हैं, जनरली अप्लाई करते हैं टू जस्टिफाई डिसीजंस के लिए अप्लाई करते हैं, इंटेंशंस एक्शंस के लिए, ठीक है। एंड इट आल्सो डिफाइंस द पर्सनल कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन। जिसके पास मतलब मॉरल्स अच्छे खासे होंगे, जो मॉरल्स को क्या करता है मतलब फॉलो करेगा, उसका जो कैरेक्टर पर्सनल कैरेक्टर होता है वो भी अच्छा खासा होता है, ठीक है। An individual with high moral values typically displays characteristics of integrity, courage, respect, fairness, honesty and compassion। मैंने आपको बोला जिस इंडिविजुअल में मतलब हाई मॉरल वैल्यूज पाए जाएंगे, ठीक है, वो बंदा क्या हो जाएगा, रेस्पेक्टफुल हो जाएगा, ऑनेस्टी होगा, ठीक है, कंपेशन उसमें होगा, उसमें करेज होगी, इंटीग्रिटी होगी, उसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर उसमें पाए जाते हैं, जिसमें क्या होंगे मतलब हाई मॉरल वैल्यूज। अब जिसमें लो उसका ये अपोजिट, ठीक। मॉरल्स कैन बी डिस्क्रिप्टिव और प्रेस्क्रिप्टिव, ठीक है, ये भी याद रख लेना, मॉरल्स कैन बी डिस्क्रिप्टिव और प्रेस्क्रिप्टिव, ठीक है। मतलब डिस्क्रिप्टिव मतलब हाउ एन इंडिविजुअल शुड बी, ठीक है, मतलब एक जो इंडिविजुअल है उसको कैसा होना चाहिए, ठीक। और प्रेस्क्रिप्टिव मतलब हाउ इज दिस इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल कैसा बिहेव कर रहा है, हाउ दिस इंडिविजुअल बिहेव्स, ठीक है। प्रेस्क्रिप्टिव मतलब प्रेजेंट में ये कैसा कर रहा है, ये क्या कर रहा है। और जो डिस्क्रिप्टिव मतलब इसको कैसा होना चाहिए, ठीक है, इसको कैसा होना चाहिए और इसको कैसा बिहेव करना चाहिए, वो है डिस्क्रिप्टिव, ठीक। और जो प्रेस्क्रिप्टिव होता है दिस इज ऑन द प्रेजेंट, इन द प्रेजेंट वैल्यू, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन अगर हम देखेंगे मॉरल्स के, morals are concerned with or relating to human behavior, especially the distinction between good and bad to right and मतलब देखो यहाँ पे morals concerned होते हैं एक जो ह्यूमन इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है, हम उससे पता चला सकते हैं कि इसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसको हम एक टास्क देंगे, उसको क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है वेदर इट इज़ रॉन्ग और राइट, वेदर इट इज़ गुड और बैड। जब वो इसमें मतलब डिस्टिंग्विश कर पाएगा तब हम देखेंगे मतलब ये जानेंगे कि इसमें मॉरल्स है, इसका जो बिहेवियर है अच्छा है, ठीक है। ये थी इसकी पहली डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन, इट कैन बी डिफाइंड एज रिलेटिंग टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड और बैड बिहेवियर, फेयरनेस, ऑनेस्टी एक्स्ट्रा। यहाँ पे फेयरनेस ऑनेस्टी है एक्स्ट्रा, ठीक है। ये भी यही डेफिनेशन है, आपको समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे वैल्यूज। वैल्यूज क्या होते हैं, पहले हम इसकी मीनिंग देखेंगे, उसके बाद हम डेफिनेशन के मतलब डेफिनेशन पढ़ेंगे। मीनिंग क्या है, वैल्यूज आर कल्चरल स्टैंडर्ड। वैल्यूज होते हैं ना कल्चरल, मतलब जो परंपरा होते हैं कल्चर में, ठीक है, ये एक परंपरा है वैल्यूज, जैसे कि मॉरल्स है, ठीक है, उसी तरह ये भी होते हैं। फॉर डिस्क्रीन व्हाट इज गुड एंड जस्ट इन सोसाइटी, मतलब अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये भी यही बोल रही है मॉरल्स, ठीक है, जिस तरह ये बोल रहा है, सॉरी वैल्यूज जिस तरह मॉरल्स होते हैं। वैल्यूज आर बेसिकली प्रिंसिपल्स दैट हेल्प यू टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, आपको समझ आया होगा, ठीक। वैल्यूज है एबिलिटी टू शेप ए पर्सन इज बिहेवियर। देखो वैल्यूज होते हैं, ऐसे बोल रहे हैं ना कि इसका पर्सनल वैल्यू अच्छा है, ठीक है, इसका मतलब इसका बिहेवियर अच्छा है, ठीक है, जिसका जिसका बिहेवियर अच्छा होगा उसका उसके जो पर्सनल वैल्यूज होते हैं वो भी अच्छे खासे होते हैं, ठीक है। देयरफॉर दे प्रोवाइड अ बेसिक फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग अ पर्सन पर्सनैलिटी, बिहेवियर, एटीट्यूड्स एंड परसेप्शन। जिसके पास अच्छे खासे वैल्यूज होंगे, पर्सनल वैल्यूज होंगे, हम बोलते हैं कि इसका जो ये जो पर्सनल इसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होगी, ये जो पर्सन है जो इंडिविजुअल है इसका बिहेवियर भी अच्छा होगा, इसके एटीट्यूड्स भी अच्छे होंगे और इसके परसेप्शन, थिंकिंग, मेमोरी, राइटिंग सब कुछ अच्छा होगा, जिसके पास वैल्यूज मॉरल वैल्यूज अच्छे होंगे, ठीक है। उसके बाद इसके हम डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, वैल्यूज ये किसने दी थी, आर के मुखर्जी ने, ये याद रख लेना डेफिनेशन किसने दी थी, ठीक है, आर के मुखर्जी। इसने क्या बोला, वैल्यूज में बी डिफाइंड एज सोशली अप्रूव्ड गोल्स और डिजायर्स विच वी लर्न थ्रू एजुकेशन
मॉरल वैल्यूज़ होते हैं ये सोशली मतलब अप्रूव्ड गोल्स या अप्रूव्ड डिज़ायर्स होते हैं जो हम सीखते हैं किसके थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, या हम सीखेंगे सोशलाइजेशन के थ्रू, ठीक है, सोशलाइजेशन के थ्रू, एंड बिकम ए स्टैंडर्ड एंड प्रेफरेंसेस। ये एक कल्चरल परंपरा फिर बनता है जब हम इसको सीखते हैं ना वैल्यूज़ को, फिर ये कल्चरल परंपरा बनता है। ये किसने दी थी? आर के मुखर्जी ने। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन अगर हम देखेंगे वो दी थी अकबर ने। ये डेफिनेशन अकबर ने दी। इसने क्या बोला? वैल्यूज और दोज कल्चरल स्टैंडर्ड्स विच आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनाइज्ड सोशल लाइफ। वैल्यूज मतलब ऐसे ये ना कल्चरल परंपरा है जो नेसेसरी है, जो ज़रूरी है एक सोशल ऑर्गेनाइज्ड लाइफ के लिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। ये जो टॉपिक है अब ये एग्जाम में आता है, इसको 10 स्टार लगा लेना, ये एग्जाम में आता है, ठीक है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन, मीनिंग, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉजेज ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद लास्ट हम देखेंगे इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। चलो देखेंगे पहले मीनिंग इसकी। When the parts of social structure do not perform their function efficiently and effectively, or perform by them by deviating the social norms, then there occurs imbalance and social disorganization और disequilibrium in the society। देखो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जो सोसाइटी में या सोशल स्ट्रक्चर के जो पार्ट्स होते हैं या सोसाइटी में जो ग्रुप्स होते हैं या इंडिविजुअल्स होते हैं, जब वो अपने फंक्शंस जो उनको दिया जाता है, उनको टास्क दिया जाता है, जब वो परफॉर्म नहीं करेंगे अच्छे से, एफिशिएंटली अपना काम नहीं करेंगे, इफेक्टिवली नहीं करेंगे अपना काम, तब क्या होता है? एक जो नॉर्म्स होते हैं या तो डिवेट होते हैं बाई सोशल नॉर्म्स, ठीक है, मतलब जो उनके सोशल नॉर्म्स हैं उनको अपनाते नहीं है, ठीक है, उनके ऊपर चले जाते हैं, ठीक। तो उसकी वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है एक सोसाइटी में, ठीक है। तो उस वाले मतलब उस इम्बैलेंस को हम क्या कहेंगे? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन या कहेंगे सोशल डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या मैंने बोला? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन मतलब ये ऐसा एक प्रोसेस है जब इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या पार्ट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर वो क्या नहीं करेंगे, अपना परफॉर्म मतलब अपना जो काम है उनका, ठीक है, वो अच्छे से नहीं निभाएंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे अच्छे से, ठीक है। वो क्यों नहीं निभाते? क्योंकि वो डिवेट हो जाते हैं फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स, ठीक है। देन देयर ऑकर्स इम्बैलेंस, उसकी वजह से इम्बैलेंस होता है, तो उस इम्बैलेंस को हम कहेंगे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन या डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग। उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। पहले हम देखेंगे डब्ल्यू.आई. थॉमस। इसने क्या बोला? डब्ल्यू.आई. थॉमस ने क्या डेफिनेशन दी फॉर दिस सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन? इसने बोला इट्स अ डिक्रीज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एग्जिस्टिंग रूल्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है, मतलब डिक्रीज होना, ठीक है, जो रूल्स होते हैं एक सोसाइटी में, ठीक है, उनको फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है, वो मतलब उनको फॉलो कम किया जाता है, तो उसकी वजह से इम्बैलेंस तो क्रिएट होगा ही ना। एंड एक्शंस अमंग द इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, इसमें होते हैं जो एक्शंस लेते हैं इंडिविजुअल्स, वो मतलब डिवेट होते हैं फ्रॉम द सोशल नॉर्म। जब वो डिवेट होते हैं फ्रॉम सोशल नॉर्म, सोशल रेगुलेशन, सोशल मॉरल से, उसकी वजह से तो इम्बैलेंस होगा ना सोसाइटी में क्रिएट, तो उस इम्बैलेंस को हम कहेंगे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट्स MOW एवर, मूव एवर, ठीक है। इसने क्या बोला? इट्स अ प्रोसेस बाय विच द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप और शेकन, मतलब कम होते हैं, जो मतलब रिलेशनशिप होते हैं मेंबर्स या ग्रुप्स के बीच में या ग्रुप्स एंड मेंबर्स के बीच में, तो वो कम होती है, ठीक है। तो उस वाले प्रोसेस को हम कहेंगे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। ये जो रिलेशनशिप ख़त्म क्यों होती है? क्योंकि इम्बैलेंस क्रिएट होता है, लोग अपना काम जो फंक्शन होती है उनकी उनको टास्क दिया जाता है अच्छे से नहीं निभाते, तो उसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट होता है, डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, उसकी वजह से क्या होता है? विच रिलेट्स इन द सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स कॉजेज ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। ऐसे क्या कॉजेज है, ठीक है, ऐसे क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होती है? पहला पॉइंट, ड्यू टू लैक ऑफ कंसेंसस कन्फर्मिटी। देखो मैंने आपको बोला था सोशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब अगर हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, ठीक है, उसके लिए एलिमेंट क्या लगता है? कन्फर्मिटी, सोशल कन्फर्मिटी। जब ये कन्फर्मिटी कंसेंसस कन्फर्मिटी नहीं होगी एक सोसाइटी में, तो उसकी वजह से सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होती है एक सोसाइटी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इट अराइजेस ड्यू टू फैक्ट ऑफ गिविंग मोर इंपॉर्टेंस एंड एम्फेसिस टू वन सेल्फ। मतलब अगर हम बोलेंगे कि मैं ही हूँ, वो कुछ नहीं है, तो उसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट होगा। मैं बोलूँगा मैं ही हूँ, बाकी कोई नहीं है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी इस पर असर पड़ जाता है, ठीक।
इट अराइजेज ड्यू टू चेंजिंग ऑफ रोल्स एंड पोजिशंस, मतलब अगर रोल्स हो जाएंगे चेंज एक सोसाइटी में, ठीक है, नॉर्म्स वैल्यूज हो जाएंगे चेंज, उसकी वजह से भी क्या होता है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक। या पोजीशन एक इंडिविजुअल की चेंज हो जाएगी फ्रॉम हायर स्टेटस टू लोअर, या किसी इंडिविजुअल की फ्रॉम लोअर टू हायर स्टेटस, उसकी वजह से भी होता है इम्बैलेंस क्रिएट, तो वो दिस इम्बैलेंस रिजल्ट्स इन द सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, changing trends and advancement in technology which creates a which creates a disparity and a gap between values and mindset of people। देखो चेंजिंग ट्रेंड्स एंड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, अगर एडवांसमेंट आएगी टेक्नोलॉजी में, या मतलब चेंज हो जाएंगे, चेंज आएंगे किसमें, टेक्नोलॉजी में, ठीक है, विच क्रिएट्स अ डिस्पैरिटी एंड गैप बिटवीन वैल्यूज़। देखो जो वैल्यूज़ होते हैं उनके बीच में एक गैप क्रिएट होती है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक। Next point, occurrence of any natural event and disaster like earthquakes, floods, epidemic, economic crisis, etc. can also contribute in creating disequilibrium and imbalance by affecting society in certain ways। देखो अगर नेचुरल इवेंट या डिजास्टर मतलब आ गया, ठीक है, लाइक अगर earthquakes आ गए, फ्लड्स आ गए, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस उठ गए, ठीक है, तो उनकी वजह से भी मतलब क्या हो सकता है, एक सोसाइटी में डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो जाएगा और इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा विच रिजल्ट्स इन दी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, डिफरेंसेस बिटवीन द पीपल और कम्युनल क्लैशेस बिटवीन टू कंट्रीज, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, अपर क्लास एंड लोअर क्लास एक्स्ट्रा। देखो अगर डिफरेंस हम देखेंगे बिटवीन द पीपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे हिंदूज एंड मुस्लिम्स, हम बोलेंगे अपर क्लास एंड लोअर क्लास, अपर क्लास वाले अच्छे खासे पीपल है, लोअर क्लास मतलब बुरे है, ठीक है, क्यों, क्योंकि अपर क्लास वाले उनका स्टेटस हायर होता है, लोअर क्लास वालों का स्टेटस कम होता है, ठीक है। हमें ये डिफरेंस नहीं करनी है, अगर हमने ये डिफरेंस की बिटवीन द पीपल, हम बोलेंगे वो अच्छा है, अपर कास्ट वाले या अपर क्लास वाले अच्छे होते हैं, ये जो लोअर क्लास या लोअर कास्ट वाले वो बुरे होते हैं, अगर हम ऐसे नज़र रखेंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट होता है। अगर हम एक ही नज़र से देखेंगे उसकी वजह से इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होगा सोसाइटी में और सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होगा, ठीक। कन्फ्लिक्ट ऑफ गोल्स एंड मीन्स, मतलब कन्फ्लिक्ट होता है गोल्स के दरमियान, ठीक है, या गोल्स के बारे में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, उसकी वजह से सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है। चेंज इन द रोल एंड स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, मैंने अभी बोला अगर हम रोल या स्टेटस इंडिविजुअल का चेंज करेंगे उसकी वजह से क्या होगा सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। वायलेशन ऑफ सोशल रोल्स, या अगर वायलेट हो जाएंगे सोशल रोल्स, मतलब फॉलो कोई नहीं कर रहा है सोशल रूल्स, तो उसकी वजह से सोशल रूल्स एंड रेगुलेशन कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, कोई इंडिविजुअल नहीं कर रहा है फॉलो, तो उसकी वजह से सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होती है। उसके बाद लास्ट इसमें हमारा टॉपिक है इस लेक्चर में, दैट्स कंट्रोल एंड प्लानिंग ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। अब सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है, अब हम इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, हमें क्या प्लान करनी है, ठीक। पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे इसमें, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू ब्रेक डाउन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ये तो इसकी डेफिनेशन है इन इंस्टीट्यूशंस, ये पढ़ लेना यहाँ तक। ये फिर से इसने दिया था, तो यहाँ पे हम देखेंगे कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग फॉर सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स अ मल्टी faceted approach that addresses both the underlying causes and consequences। देखो हमें क्या करना है, जो काज होता है इसका सोशल ऑर्गेनाइजेशन सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की, या कॉन्सिक्वेंसेज है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन की, हमें उनको अप्रोच करना है, ठीक है। हमें ये प्लान बनानी है जितने भी काजेज हैं जो हमने ऊपर पढ़े, ठीक है, उनको हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है, हमें उनको एड्रेस करना है, ठीक है, वही हमारा अप्रोच होगा इसमें, ठीक, पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इसमें, one key aspect of controlling social disorganization is strengthening social institutions and networks within communities। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम कैसे कंट्रोल करेंगे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन को, हमें क्या करना है, हमें स्ट्रेंथिंग करनी है कि इसमें सोशल इंस्टीट्यूशन में हमें उनको स्ट्रांग बनाना है, ठीक है। जब हम उनको स्ट्रांग बनाएंगे, जो बच्चे होंगे, ठीक है, वो खुद ब खुद स्ट्रांग बन जाएंगे, ठीक, उसकी वजह से सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन कम हो जाएगी, और जो हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं उनमें जो नेटवर्क्स है, ठीक है, उनको भी हमें क्या करना है, स्ट्रेंथ करना है, स्ट्रांग करना है, ठीक। जिसके इन्वॉल्व कम्युनिटी पॉलिसिंग, हमें कम्युनिटी पॉलिसिंग करनी है, पार्टनरशिप होनी चाहिए बिटवीन द इंडिविजुअल्स, और हमें ओवरकम करना है जितने भी काजेज है किसके सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के, उनको हमें क्या करना है, ओवरकम करना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट,
address the root causes of social disorganization is essential for long term planning and prevention. मैंने आपको बोला जो रूट काज है किसका, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, ऊपर हमने पढ़ा वो आप इसमें लिख सकते हैं कौन कौन सा रूट काज है, ठीक है। वो अगर इसको बड़ा बनाना होगा तो ऊपर वाले जो काज है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कौन कौन सा काज है और हमें किन काजेज को क्या करना है, ओवरकम करना है, ठीक है, उनको रोकना है। उसकी वजह से क्या है, दीज आर द एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड प्रिवेंशन। दिस में इंक्लूड, इसमें क्या आता है, टेकलिंग इशूज सच एज पुअर्टी हमें ख़त्म करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करना है, लेक ऑफ एजुकेशन जो है उसको ख़त्म करना है, ठीक है, एंड हेल्थ केयर एक्स्ट्रा, मतलब लेक ऑफ हेल्थ केयर है ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक। लेक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन अच्छे से होनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, पुअर्टी नहीं होनी चाहिए। इनकी वजह से ये जो रूट काजेज है फॉर द सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, जब हम इनको कम करेंगे, ठीक है, उसकी वजह से सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन भी कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दैट आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।